ओके, सो हमारा रिलेशन कुछ ऐसा था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्लोप ऑफ कर्व एट दैट इंस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। अब इस रिलेशन के बेस पे हमें कैलकुलेशन क्या है कोई पूछ सकता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। आपको गिवन होगा, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, उस पर कोई वेव इस तरह से है एंड मेरे पास अलग अलग पॉइंट दे रखा होगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। इन सारे अलग अलग पॉइंट की आपको पूछेगा कि वेलोसिटी किस किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, या इसका मोशन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में किस किस पॉइंट पे होता होगा, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए ये वेव टूवर्ड्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहली चीज आप क्या कैलकुलेट कीजिए, स्लोप कैलकुलेट कीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है। सपोज कर लीजिए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अगर मुझे कैलकुलेट करना है पॉइंट 2 पे कि पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होगा मोशन का, तो उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो इस तरह कोई टैंजेंट ड्रॉ होगा, उस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए स्लोप डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 is negative slope, that is minus of tan theta बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस पॉइंट पे वेव की वेलोसिटी v होगी एंड ये जो वेव जा किस डायरेक्शन में रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स तो यहाँ पे मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? प्लस। प्लस। पूरे टर्म को सॉल्व कर लीजिए तो पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ v इंटू टैन थीटा। मतलब पार्टिकल वेलोसिटी फॉर सेकंड पॉइंट इज एन नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा वो किस डायरेक्शन में जाता होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। आए बस में यस सर। सेम इस तरह अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ सिक्स पॉइंट पे या फिफ्थ पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए इस तरह, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए एंड इंक्लिनेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये एंगल आपको कैसा दिख रहा है, अपवर्ड स्लोप पॉजिटिव। तो मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट फिफ्थ इज इक्वल्स टू स्लोप प्लस tan थीटा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव एंड ये पूरा वेव जहाँ किस डायरेक्शन में रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो पूरी वैल्यू आ जाएगी v टाइम्स tan थीटा एट दिस पॉइंट। तो पूरी वैल्यू जब पॉजिटिव आ गई, मतलब फिफ्थ पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा वो अपवर्ड जाने की कोशिश करता होगा। आई बस समझ? यस सर। तो इस तरह हमें अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन सर।
कुछ और भी आपको ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन गिवन हो सकते हैं, जैसे एक होगा मेरे पास y is equals to some constant divide by b plus omega t plus or minus times kx to the power n। ये भी एक इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है जहाँ पे a एंड b कोई कांस्टेंट टर्म है, आपको सिर्फ ये टर्म याद रखना है, इसके बेस पे आप वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इक्वेशन हो सकता है y is equals to some constant exponential minus iota omega t minus kx। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इक्वेशन ऑफ वेव डिफाइन कर सकते हैं। इन सारे अलग टर्म में आपको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ बोलेगा वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट कीजिए। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट को k बोलते हैं एंड t के कोएफिशिएंट को ओमेगा एंड वेलोसिटी ऑफ वेव नथिंग बट ओमेगा बाई k कैलकुलेट कर लेते हैं। आई बात समझ? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Done, sir. यहाँ तक आपका ट्रैवलिंग वेव एंड उससे रिलेटेड अलग अलग टर्म डिफाइन था। ठीक, नेक्स्ट आता है मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसवर्स वेव क्रिएट हुई या एक पल्स क्रिएट किया गया एंड वो कनेक्टेड है किसी फ्री एंड से। सपोज कर लीजिए एक पल्स इस पे क्रिएट हुई इस तरह एंड ये कनेक्टेड है किसी भी एक फ्री एंड से यहाँ पे। मतलब ये फ्री टू ऑसिलेट अप एंड डाउन इस पॉइंट पे, एंड दूसरा मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है इस तरह फिक्स सपोर्ट से, इसके ऊपर मैंने पल्स क्रिएट किया इस तरह। तो दोनों में क्या फर्क होगा? क्या रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगी, दोनों में क्या रिलेशन होगा वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। तो जब कभी भी आपका सपोर्ट जो कनेक्टेड है जिस एंड से वो अगर फ्री एंड होता है तो वो उस वेव को अपने शेप के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करने के लिए अलाउ करता है इस पॉइंट पे। इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पल्स का डायरेक्शन है या जो वेव का डायरेक्शन है उसमें कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे जैसे मैं डिफाइन करूं, ये टर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये पल्स पहले राइट साइड में मूवमेंट कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो इसको आप इंसिडेंट मान लीजिए। जब रिफ्लेक्शन करेगा तो रिफ्लेक्शन करने के बाद इसका डायरेक्शन सेम ही रहता है पल्स का। ठीक, कुछ ऐसा हो जाता है क्योंकि मेरे पास ये जो एंड था वो कैसा एंड था, फ्री एंड था उसके बेस पे। तो ये अगर फ्री एंड तो उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सिर्फ उसका कोऑर्डिनेट चेंज कर जाता है। पहले वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जा रहा था, अब डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इसमें पूछेगा क्या उसमें फेज डिफरेंस में कोई रिलेशन हुआ? फेज डिफरेंस हम सिंपली कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब इनिशियल पॉइंट पे प्रोजेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ कीजिए। ठीक, उस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन सेम सेम हो तब उनके बीच में फेज कितना डिफर करता है। नहीं समझ आया? देखिए जैसे ये पल्स अगर इस पॉइंट पे टच करेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एंड ये पल्स किसी इस पॉइंट पे टच करेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका प्रोजेक्शन दोनों सेम सेम है, Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। ठीक, क्या Yes, बोलेगा? sir. फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में 0। बट अगर मैं इस कंडीशन में कोई फिक्स्ड एंड से अगर मैं फॉल कर रहा हूँ, ठीक, तो फिक्स एंड होने की वजह से ये उस डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ठीक, रिवर्स कैसे करेगा?
ये पल्स कुछ ऐसे हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर इफेक्ट सेंस से कनेक्टेड रहता है। तो मैं इस पल्स को डायरेक्शन देखूं, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा है, लेकिन ये पल्स इस पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा। बट अगर सपोज कीजिए कंप्लीट वेव होता, तो इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करते तो कुछ ऐसा दिखाई देता। ठीक, अब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे एंड ये प्रोजेक्शन यहाँ पे, दोनों प्रोजेक्शन एक दूसरे से कितना अमाउंट डिफर कर रही है, बाय दिस अमाउंट। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों में फेज डिफरेंस है बाय पाई। आया समझ? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस, ठीक। तो अब यहाँ से याद रखते हैं कि अगर मेरे पास फ्री एंड हो तो फेज डिफरेंस 0 होता है, अगर मेरे पास रिजिड सपोर्ट हो, फिक्स्ड एंड हो, तो वो उसके फेज में डिफरेंस क्रिएट करता है एंड उसके डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तब इन पर्टिकुलर फिनोमेना के बेस पे अगर डायरेक्शन रिवर्स होती हैं तो एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, तो एक अनदर टर्म इंट्रोड्यूस करती हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव समझाता हूँ। Done, sir. नेक्स्ट, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग, उसके ऊपर एक वेव इस तरह प्रोपेगेट कर रही है। इस तरह भी फिक्स्ड एंड है एंड इस तरह पे फिक्स्ड एंड है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड होने की वजह से ऑन रिफ्लेक्शन क्या होगा इस पर्टिकुलर वेव में, उसके फेज में डिफरेंस, तो फेज डिफर कर जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव कुछ ऐसा हो जाएगा। तब यहाँ पे मेरे पास ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है एंड ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड है। इस रिफ्लेक्टेड को अगर पीछे की तरफ प्रोसीड कीजिए तो किसी इस पॉइंट पे टच करेगा, तब मैं यहाँ से डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे इसका डायरेक्शन प्रोजेक्शन के लिए, यहाँ पे इसका डायरेक्शन प्रोजेक्शन के लिए, ये दोनों सेम सेम डायरेक्शन में, तब इन दोनों में डिफरेंस पाई का। इसलिए मैं बोल सकता हूँ रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई होता है। तब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, लेट इंसिडेंट वेव विच इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा a टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक, सो जो रिफ्लेक्टेड है वो हो जाएगा a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी एंड इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ के एक्स की तरफ जा रहा है एंड ऑल्सो उसके पास एक्स्ट्रा फेज है कितना, पाई का। आई बात समझ? Yes, sir. हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म पढ़ा था, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। पाई के टर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, Okay. तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ a टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू वाई रिफ्लेक्टेड। अब हमें y इंसिडेंट पता है एंड y रिफ्लेक्टेड पता है, इन दोनों को सुपर इम्पोज करना है।
ये मेरे पास y इंसिडेंट, ये y रिफ्लेक्टेड, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करके रिजल्टेंट क्या क्रिएट करता है हमें उसको देखना है। तो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो ऑन एडिंग y is equals to y incident plus y reflected, दोनों में एक कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये दो टर्म बचा। अब इस टर्म में एक पार्ट ये है एंड एक पार्ट ये है एंड के इन बिटवीन साइन नेगेटिव है, तो मैं पे साइन की आइडेंटिटी यूज करता हूं, ठीक है। या तो आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी में, तब रीअरेंज कर लीजिए, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, तो हो जाएगा ए फर्स्ट पार्ट साइन ऑफ ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कीजिएगा तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। पहले उसके नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आ जाएगा। इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है उसकी तो देखिए यहाँ पे मेरे पास साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स है एंड यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों का साइन ऑपोजिट है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, sir. एंड इसका साइन सेम सेम है तो आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकता है ए, ये पार्ट एंड ये पार्ट दो बार है इसलिए लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन ऑफ के एक्स एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक। तो ये पूरा एक रिजल्टेंट बन गया माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ के एक्स एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ से पिछले वाले इक्वेशन को अगर कंपेयर कीजिए तो इसमें देखिए दो अलग अलग पार्ट है, एक कॉस ऑफ ओमेगा टी अलग पार्ट है एंड साइन ऑफ के एक्स अलग पार्ट है, मतलब के एक्स एंड ओमेगा टी दोनों सेपरेट आउट हो गया इस पार्ट में। तो आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन देगा और बोलेगा कि डिफाइन इज इट स्टेशनरी वेव और ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव में यहाँ से हम फर्क डिफाइन कर सकते हैं। ट्रैवलिंग वेव में ओमेगा टी एंड के एक्स दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक, विद प्लस और माइनस साइन इन बिटवीन देम। बट स्टैंडिंग वेव के लिए के एक्स अलग फंक्शन के साथ एंड ओमेगा टी अलग फंक्शन के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। आई बात समझ? Yes, sir. इस टर्म को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ये इक्वेशन आपका ऐसे भी दिख सकता है 2 टाइम्स ऑफ ए साइन ऑफ के एक्स एंड साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा भी हो सकता है। यही टर्म हो सकता है कॉस ऑफ के एक्स एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसा भी हो सकता है। या ये टर्म साइन ऑफ के एक्स एंड ओमेगा टी, अगर दोनों साइन साइन में या दोनों कॉस कॉस में तब पॉसिबल है जब आप इंसिडेंट वेव कॉस के टर्म में लीजिएगा। आई बात समझ? Yes, sir. अगर आपने इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड साइन के टर्म में लिया है तो आपका इक्वेशन साइन एंड कॉस के टर्म में आएगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये मेरे पास टर्म डिफाइन किया स्टेशनरी वेव। अब इस स्टेशनरी वेव में दो पार्ट है, एक ओमेगा टी एंड एक के एक्स। ओमेगा टी सिर्फ डिफाइन करेगा पार्टिकल के ऑसिलेशन को और ये जो के एक्स पार्ट डिफाइन करता है पोजीशन को, ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल को। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में मेरे पास दो डिफरेंट पॉइंट है। एक वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तब इस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं, ठीक।
और दूसरा पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम एंटी नोड बोलते हैं। आई बात समझ? Yes, sir. तो हमें इन दोनों पॉइंट की वैल्यू या पोजीशन कैलकुलेट करनी है इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे। तो मैं यहाँ से पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहला, नोड। नोड पॉइंट पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? मिनिमम, मतलब 0, मतलब साइन की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? 0। तो आप पुट कर दीजिए साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0। साइन की वैल्यू 0 एक पर्टिकुलर जनरल टर्म पे n पाई पे हो सकती है, जनरलाइज्ड। तो यहाँ से के एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ n पाई। तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाई के की वैल्यू ने पीछे पढ़ा था 2 पाई बाई लैम्डा, तो यही टर्म आ जाएगा n टाइम्स लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पोजीशन ऑफ नोड फाइंड आउट होता जाएगा। पहला आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग क्या हो जाएंगे? पोजीशन ऑफ नोड। इफ्रा, कोई डाउट? No, sir. उसी तरह अगर मुझे एंटी नोड फाइंड आउट करना हो, तो एंटी नोड के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 90 teacher. मैंने वैल्यू पूछा, So 1. 1। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन ऑफ के एक्स विच इज मैक्सिमम 1। इसलिए नोड पॉइंट पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंटी नोड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो वो हो जाएगा 2a। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस पे हो सकती है, या 2n माइनस 1 पाई बाई 2 इस पे हो सकती है। ठीक, तो यहाँ से के एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2k। k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर दीजिए, सो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाइए 0, 1, 2, 3। तो आपको पोजीशन ऑफ एंटी नोड ये आ जाएगा लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 lambda by 4, 7 lambda by 4 and so on। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब आपको इस एक्सप्रेशन से पूछता है कि किसी भी दो एडजेसेंट नोड के बीच का सेपरेशन क्या होगा। ठीक, किसी भी दो एडजेसेंट एंटी नोड के सेपरेशन क्या होगा। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए 2 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, तो सिंपली लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। उसी तरह लैम्डा बाई 4 एंड 3 लैम्डा बाई 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई 2। तो याद रखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड वो हमेशा लैम्डा बाई 2 होता है। आई बात समझ? Yes, sir. तब यहाँ से डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड और एंटी नोड, ये हमेशा लैम्डा बाई 2 होता है। पहले इतना आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ उसके प्रॉब्लम्स।
The answer is the answer. डाउट यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब देखिए इसमें बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। आपको बोलेगा f y is equals to x sin 0.8 pi x cos 10 pi t. Is it stationary or traveling wave? दूसरा पूछेगा इसमें distance between consecutive antinode. तीसरा पूछ सकता है phase difference for time difference of 1/5 seconds. चौथा पूछ सकता है velocity of wave. पांचवा पूछ सकता है equation of individual incident or reflected. तो इतनी सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट आंसर बताइए क्या है? ये Sir, स्टेशन traveling wave. ये ट्रैवलिंग वेव है। ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। इसमें देखिए यहाँ पे ओमेगा टी एंड के एक्स अगर दोनों एक साथ एक ब्रैकेट में हो विद प्लस और माइनस साइन तब ये ट्रैवलिंग वेव होता है। अगर ये Yes, के sir, एक्स एंड standing ओमेगा wave. टी अलग अलग हो
अलग फंक्शन के साथ तो ये स्टेशनरी वेव होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्टेशनरी और ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग स्टेशनरी वेव, तो आपका आंसर आ गया स्टेशनरी। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड। एंटी नोड क्या? 5/2 एंटी नोड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले लैम्डा पता होना चाहिए। लैम्डा कैसे फाइंड करते हैं? एक से कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। yes sir तो यहाँ से मैं लैम्डा फाइंड आउट कर सकता हूँ। k is equals to 0.8 pi, which is equals to 2 pi by lambda. So lambda is equals to 2 pi divided by 0.8 pi. Pi cancel out, 20 by 8 मतलब 2.5 मीटर। ठीक है। yes sir तब आपको कैलकुलेट करना था डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड। तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड लैम्डा बाय 2 होता है। लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2.5 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 1.25 मीटर। आया समझ? yes sir ये बताइए फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते थे अगर आपको टाइम डिफरेंस दे रखा हो तो? sir omega into time difference गुड। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स टाइम डिफरेंस। ओमेगा हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे? so 10 pi गुड। एंड टाइम डिफरेंस आपके पास कितना है? 1/5 second तो पूरी वैल्यू आ जाए कितनी, सिंपली 2 पाई रेडियन। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे कैलकुलेट करते हैं? so omega by k गुड। ओमेगा आपको दे रखा है, के दे रखा है, सो ओमेगा इज 10 पाई एंड के की वैल्यू आपके पास 0.8 पाई। पाई कैंसिल आउट, 100 by 8 that is 12.5 मीटर पर सेकेंड। लास्ट आप मुझे करके दिखाइए। इफ्रा सॉल्व हुआ? देखिए आपके पास नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है किसी स्टेशन मतलब ट्रैवलिंग वेव के लिए, y is equals to a times sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx या kx माइनस ओमेगा t। आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, ओमेगा एंड के तो आपको दे रखा है। हमने आप पीछे पढ़ा था कि जब हम सुपर इम्पोज करते हैं स्टेशनरी वेव जब जनरेट होती है तो उसका एम्पलीट्यूड एक्चुअल वेव का डबल हो जाता है, हो सकता है। yes sir तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड इस पर्टिकुलर वेव का कितना दे रखा है, 6। 6 तो इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो सकता है। yes sir तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 3 टाइम्स साइन ओमेगा इज 10 पाई इंटू टी माइनस के इज 0.8 पाई टाइम्स एक्स इज इक्वल टू वाई। आया समझ? yes sir इसी चीज का अगर रिफ्लेक्टेड वेव लिखना होता तो माइनस यहाँ पे पहले लिखते थे और इसके साइन को यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, तो वो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हो जाता है। okay sir ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए।
Done. ओके, नेक्स्ट आता है स्टेशनरी वेव कहाँ कहाँ पे फॉर्म्ड हो सकता है, उसके रिलेटेड कैलकुलेशन क्या क्या होगी, ठीक है। तो वो पार्ट आपका सीबीएसई का नहीं था, सीबीएसई से रिलीट हो गया, ठीक है, बट आपको कंपटीशन में आता है। तो हम पढ़ते हैं दो तरह से, एक स्ट्रिंग के ऊपर और एक ऑर्गन पाइप के ऊपर। तो हम पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव पहला ऑन स्ट्रिंग, दूसरा ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप जैसे फ्लूट, शहनाई, ये सारी चीजें। तब ये ऑर्गन पाइप दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप, एक को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब देखिए इन तीनों में वेव कैसे जनरेट हो सकती है एंड उसको जनरलाइज्ड कैसे कैसे करते हैं। मान लीजिए ये आपका स्ट्रिंग, फर्स्ट कंडीशन में सबसे मिनिमम मान लीजिए एक सिंगल वेव जनरेट हो रही है कुछ इस तरह से। सेकंड कंडीशन में मान लीजिए वेव कुछ ऐसे जनरेट हो रही है। थर्ड कंडीशन में मान लीजिए एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको वेव क्रिएट हो सकती है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर। तब देखिए फर्स्ट वाला टर्म, अगर आपके पास एक कंप्लीट वेव है इस तरह, तो यहां से यहां तक वन कंप्लीट वेवलेंथ होता है। तो इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को लैम्डा बाई 2 बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास है लैम्डा बाई 2, दूसरा वाला है 2 लैम्डा बाई 2, तीसरा वाला है 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, नंबर ऑफ जो लैम्डा बाई 2 है वो इंटीग्रल मल्टीपल में क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। Yes, सपोज कर sir. लीजिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट L is equals to n times lambda by 2. So lambda will be equals to 2 times of L divided by n. इस स्ट्रिंग के ऊपर इस तरह से lambda एंड लेंथ के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में। हमारे पास फॉर्मूला होता है velocity is equals to lambda into frequency. So frequency is equals to velocity by lambda. So frequency is equals to velocity divided by lambda. लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर आपका टर्म आ जाएगा n टाइम्स v डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ l। अब यहाँ से n की वैल्यू पुट करते जाइए, 1 2 3 4 5। तो इससे ज़रा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज करती जाएगी। n की वैल्यू 1 को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या उसी चीज को फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड उसी तरह n की वैल्यू चेंज करती जाए तो सेकंड फंडामेंटल, थर्ड फंडामेंटल एंड सो ऑन, इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट, अगर मैं ऑर्गन पाइप बोलूं तो मेरे पास एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप।
तो देखिए इसमें क्या होता है स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है, तो वहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू होता है। बट यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप में एक ट्यूब होती है, ओपन ट्यूब, जैसे फ्लूइड, शहनाई, ये सारी चीजें, तो उसके अंदर हम एयर पास कराते हैं। एयर पास करने के बेस पे हम उसका प्रेशर वेरिएशन क्रिएट होता है, एंड देन उसके बेस पे इंसिडेंट वेव एंड कुछ वेव रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, वो दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज करती है, एंड देन उसके बेस पे स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इसमें क्रिएट होती है। तो मान लीजिए सबसे बेसिक जो वेव क्रिएट हुई वो कुछ इस तरह से, ऐसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें एक वेव क्रिएट हो सकती है कुछ इस तरह, एंड सो ऑन। तो देखिए ऊपर में सिर्फ एक नोड बना, नीचे में 2 नोड एंड 3 नोड एंड सो ऑन। तो इसको अगर जनरलाइज कीजिएगा तो इसमें ये जो वेव जो सुपर इम्पोज करती है उसकी लेंथ एंड इस ट्यूब की जो लेंथ होती है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे कुछ पार्ट एक्स्ट्रा इधर आता है एंड कुछ पार्ट एक्स्ट्रा इधर आता है। इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एंड करेक्शन। एंड करेक्शन की वैल्यू अगर इस ट्यूब का आपको रेडियस दे रखा हो तो उसका 1/3 होता है, ठीक, इन जनरल। अब मैं यहाँ से वेव के बेस पे बोलूं तो मेरे पास रिलेशन आता है लेंथ ऑफ ट्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ इट्स एंड करेक्शन इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा बाई 2, क्योंकि पहले में लैम्डा बाई 2 वेव जनरेट हुई, दूसरे में लैम्डा बाई 2 वेव जनरेट हुई, एंड सो ऑन। इस तरह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। तो यहाँ से अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी इनपुट कर दीजिए तो इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है n times velocity divide by 2 times length L plus 2 times of E। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको एंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए ये जो E वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? 0 होता है, नहीं होता। बट कभी कभी जानबूझ के टिपिकल प्रॉब्लम पूछेगा तो आपको एंड करेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, जैसे 2018 में एंड करेक्शन पे बेस्ड ही क्वेश्चन था नीट में, ठीक है। yes sir, तो आप जनरलाइज ये वाला फॉर्मूला याद रखिए जो हर जगह के लिए एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे भी मैं फ्रीक्वेंसी की मतलब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाऊं तो अलग अलग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती जाएगी, फाइंड आउट होती जाएगी। कोई डाउट? no sir, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है तो उसमें जहां पे एंड है वहां पे एक नोड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट वेव कुछ ऐसे हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट वेव कुछ ऐसे जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक साइड आपका एंड करेक्शन आ रहा है लेंथ ऑफ ट्यूब के अलावा, ठीक। ये जो वेव है वो वेव कितना होगा, तो आप देखिए कुछ इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। जस्ट 1 मिनट। ये आपको कुछ यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये सेगमेंट दिख रहा है ना। yes sir, तो मैं इसको लैम्डा बाई 4 बोल सकता हूँ, अगले वाले को 3 लैम्डा बाई 4 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑड मल्टीपल में लैम्डा के टर्म में चीजें चेंज होती जा रही है। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं तो लेंथ ऑफ ट्यूब प्लस एंड करेक्शन इन वन साइड इज इक्वल्स टू 2n minus 1 लैम्डा बाई 4 इस मल्टीपल में आता है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, फ्रीक्वेंसी इनपुट कर दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth will be 2n minus 1 times velocity divided by 4 times L plus n correction, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर में पार्ट आया, ये पार्ट, इनकी जगह पे 1 पुट कीजिए तो 1 हो जाएगा, 2 पुट कीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 पुट कीजिए तो
इस तरह चीजें चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो होती है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल में। मतलब इवन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट इसमें अगर n की वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1, 2, 3 सो ऑन, तो कोई भी इसमें nth फ्रीक्वेंसी उसके फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक। लेकिन इसमें जो अगली वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी का डबल होती जाती है। आई बात समझ? क्योंकि इन Yes, दोनों के sir. बीच में गैप है, इसीलिए। यहां तक कोई डाउट? No, sir. तो ये अलग अलग आपको फॉर्मूले याद रखने होते हैं कि स्टैंडिंग वेव इसमें क्रिएट होती है तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे चेंज करती है। उसका डायरेक्टली आपको रेशियो पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यहाँ तक आपको स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड अलग अलग टर्म कैलकुलेट करने थे। अब मान लीजिए मैं किसी दो वेव को अगर सुपर इम्पोज किया तो इसके बेस पे क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो पहला हो सकता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन है कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज सेम होना चाहिए, ठीक। एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये इंटरफेरेंस चूंकि आपको सीबीएसई के पार्ट से डिलीट कर दिया गया है, आपको 12th में दोबारा इसको पढ़ना है फिर से वेव के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको फिर से दोबारा ये सेम चीज वहां पे पढ़िएगा। नेक्स्ट इज बीट्स। इसके लिए कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की डिफरेंट होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। फेज सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव इक्वल और इक्वल नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। मे और मे नॉट बी इक्वल, बट अगर इक्वल हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड थर्ड कंडीशन इज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट होता है कि जब ऑब्जर्वर एंड सोर्स एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में होता है तो उसकी वजह से साउंड के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज आता है, उस इफेक्ट को हम डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो मेनली सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स में ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। तो आपको पढ़ना है सिर्फ बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट भी सिलेबस से हटा दिया मैं आपको, लेकिन बता दूंगा कि इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कंपटीशन में। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. तो पहली चीज डिफाइन करता हूँ, बीट्स। पहले आप अपना लिख लीजिए।
Done, sir. एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग का छूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में Okay. चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विल Okay. कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। ओके।